जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी आपके साथ में चर्चा परिचर्चा चल रही थी यूपीएससी प्रीलिम्स, दो 2026 को टारगेट करते हुए रिवीजन की राह सीरीज पर राह सीरीज हम आपके साथ में लेकर के आए हैं, जिसमें आज पॉलिटी का इस पाठ क्रमांक 5 में हम कंप्लीट पॉलिटी को आज कर देंगे। ये जो क्लास है आपकी हिस्ट्री पर आधारित है। ये जो क्लास है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की अंतिम और लास्ट क्लास है। इस क्लासेस के माध्यम से हम कंप्लीट हिस्ट्री आपकी कर लेंगे और इनके पहले जो भी हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के सब्जेक्ट मतलब कि क्लासेस हमने ली हैं और बड़ी डिटेल्स में कंप्लीटली चीज़ों को एनालिसिस किया है। कई विद्यार्थियों ने उस पर फीडबैक भी दिया है और क्लासेस को देखा है। एक गोल्ड और अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो इसको आवश्यक रूप से देख लीजिएगा। ये क्लास यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को टारगेट करके ली जा रही है। यूपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं उन सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में हम आपके साथ में कंप्लीट करेंगे पूरी हिस्ट्री। क्लियर? और इसमें हम देखेंगे आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि इससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर हम आपसे कंप्लीट डिस्कस एनालिसिस कर चुके हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 के एक्ट के पश्चात जो चीजें घटित हुई भारत में उन सभी को समझा और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में कंप्लीट चीजों को हमने देखा। उसके साथ साथ सामाजिक सुधार में हिंदुत्व सुधार को लेकर के, मुस्लिम सुधार को लेकर के और भारत में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो भी संगठन थे उन सभी पर हमने आपसे चर्चा परिचर्चा कर ली। आज की इस क्लासेस में हम आपके साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लगाकर मतलब 1885 से लगाकर 1947 तक चीजों को कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी हो जाइएगा, एक पार्टिकुलर स्थान पर बैठ जाइएगा और आराम से आप इस क्लास को धैर्यपूर्वक सुनिएगा। जब आप इस क्लास को धैर्यपूर्वक सुनते हैं या फिर आप कुछ चीजों को नोट डाउन करते हैं तो आपकी तैयारी को ये और ज्यादा कंप्लीट तरीके से बूस्ट करती है। तो इसको आपने क्या है ध्यान में रखना है। इट इज क्लियर? जो नए विद्यार्थी हैं अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। हम न केवल आपके साथ में यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए रिवीजन की राह सीरीज चला रहे हैं और इस रिवीजन की राह सीरीज के माध्यम से हम आपके साथ में कंप्लीट जीएस, जी हां, पूरे यूट्यूब पर आप चले जाइए और देख लीजिए, आपको अगर कोई निःशुल्क और फ्री में कंप्लीट जीएस करा रहा हो तो। और इस प्रकार से इसमें हम आपके साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और आपका करंट अफेयर। सर, आप तो कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं यूपीएससी की निःशुल्क में। बिल्कुल, हम आपके साथ में सुबह 8 बजे डेली बेसिस पर आपकी करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, तो उसको भी आप देखें। यहां तक कि 7 PM को शाम को डेली बेसिस पर हमारी टेस्ट सीरीज की क्लास होती है। सर, आपने तो गोल्डन क्लासेस रखे हुई हैं, आप तो रिवीजन करवा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी लगवा रहे हैं। सर, यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। बात हम सीसैट तक भी लेकर के जाते हैं। आपका कंप्लीट सीसैट करा रहे हैं
और इसमें हमने अब तक क्या है, आपकी रीजनिंग कंप्लीट कर दी है। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस रीजनिंग को देखिएगा। और एक बार अगर आपने वो रीजनिंग की क्लासेस देख ली तो आप हमेशा तक याद रखोगे कि सर हाँ आपने रीजनिंग कराई। हम ना केवल आपको टॉपिक पढ़ाते हैं, बल्कि टॉपिक पढ़ा करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं क्लासेस में। हमारी जो मैथ में अब चर्चा परिचर्चा इसमें चल रही है, मैथ में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही क्लियर तरीके से हम बिगिनर और एडवांस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये क्लासेस लेते हैं। जैसे ही आपका मैथ कंप्लीट होगा फिर कॉम्प्रहेंशन आपकी चर्चा परिचर्चा करेंगे। लगभग इस पे 8 से 10 क्लासें लेंगे कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। 8 तो बहुत क्लासें होती हैं, 3 से 4 क्लासेस लेंगे, कॉम्प्रहेंशन आपकी कंप्लीट करा दें। तो इतना सब कुछ एजुकेशन बायर आपके लिए निशुल्क और फ्री में दे रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज क्लियर। तो चलिए समय ना गवाते हुए आज की इस क्लासेस की चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो मैं पहले इसको क्या कर देता हूं, एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और आप स्मूथ तरीके से चीजों को सुन सके और देख सकें। बस मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं और फिर उसके बाद में चीजें कंटिन्यूअसली आगे चले। बात तो सही है सर, आपने इतना कुछ बताया अभी की क्लासेस में, ये तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, एजुकेशन बायर आपके साथ ये सारी चीजें हैं। इन सब के अलावा हम ये सब तो पढ़ा ही रहे हैं आपको। टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं, उनका डाउट नहीं ले पाते, क्लियर। तो हम आपसे डाउट भी लेते हैं। जो भी आपका डाउट है आप कमेंट्स करें, जो भी आपका डाउट है आप कमेंट्स करें, आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा, क्लियर। चलिए अब अपनी पेटियां बांध लीजिएगा, अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने आगे रख लीजिएगा और मुझे 1 से 2 घंटा या 1.5 घंटा जितने भी समय की ये क्लास रहेगी, टाइम ड्यूरेशन अपना दे दीजिए, कीमती समय। देखो बात करते हैं यहां पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। एक्चुअली भारत के अंदर वर्ष 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में कोई क्रांति नहीं हो रही थी। और लगातार क्या हो रहा था, ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, भारत का शोषण कर रहे थे। लेकिन इन अंग्रेजों को यह जरूर पता चल चुका था कि भारतीयों के अंदर एक आक्रोश जैसा बिंदु पनपने लगा है और कहीं ऐसा ना हो ये पुनः क्या कर सकें, 1857 जैसा विद्रोह भारत में कर सके। अब भारत में 1857 जैसी क्रांति ना हो उसको इनको रोकना था। उसके साथ साथ भारतीयों का विकास और आश्वासन करने का भी उनको प्रयास करना था। तो इसीलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की सूझबूझ सुनाई। एक भारतीय सचिव A.O. ह्यूम आप पढ़ोगे, A.O. ह्यूम आप पढ़ते हो, ये इसके दिमाग की क्या थी, उपज थी। इसका कहना यह था कि एक ऐसा संगठन बना दो, जो संगठन क्या करेगा, ये संगठन भारतीयों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है उनको देखेगा और संगठन आपको आकर के बताएगा। एक ऐसा संगठन बना दो, लोगों को भी लगेगा कि अब कहीं ना कहीं उनके जो भी मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं और हमारे ही देश के नागरिक उठा रहे हैं, हमारे ही अपने नेता उठा रहे हैं और ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक वो चीजों को पहुंचा रहे हैं। और लोगों में जो आक्रोश है आपके प्रति वो भी कम हो जाएगा और हम इन पे लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। ये इसका मूलभूत बिंदु था, ये A. ह्यूम का मूलभूत बिंदु था। और इसीलिए 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है। तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये स्थापना होनी थी खासतौर पर पुणे में, लेकिन प्लेग अधिक होने के चलते इसको मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया, वहां पर इसकी स्थापना करी। पहले इसके अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे चटर्जी, व्योमेश आप देखोगे, इसके पहले अध्यक्ष आपको मिलते हैं। बड़े बड़े साहूकार, जमींदार, वकील, पैसे से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ये लोग इसमें सब शामिल थे। भारत के बड़े बड़े रजवाड़े इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसका जो उद्देश्य रखा जाएगा, ये प्रतिवर्ष अपना एक अधिवेशन लेकर के जाएगी, मतलब कि इसका अधिवेशन बुलाया जाएगा। इसकी प्रत्येक वर्ष क्या होगी, बैठकें बैठाई जाएंगी। जैसे प्रथम बैठक जो हुई वो मुंबई में हुई, दूसरी मद्रास में हुई, तीसरी कोलकाता में हुई और चौथी
आपकी इलाहाबाद में हुई। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये जाएगी और जाकर के वहां के लोगों की समस्याओं को देखेगी, जानेगी और उन समस्याओं को नोट डाउन करके ये क्या करेगी कांग्रेस, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन के सचिव से खासतौर पर उन बिंदुओं को दिखाने का प्रयास करेगी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यह अंग्रेजों को कभी नहीं पता था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चल के 1905 के बाद में इतना घातक रुख अपना लेगी और जो 1919 में 1920, 1921, 1922, 1927, 1928, 1930, 1935 और अंतिम समय में 1942 में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट्स को बढ़ावा देती। यही कांग्रेस आगे चल के भारत की स्वतंत्रता का मूलभूत आधार बनेगी। यह अंग्रेजों को नहीं पता था। तो हम इन्हीं सभी बिंदुओं को इस क्लासेस के माध्यम से आपसे समझेंगे कि किस तरीके से 1885 से भारत ने आजादी की नींव रख दी और आजादी की नींव आगे रखते रखते आप देखोगे 1905 में बंगाल विभाजन होता है, फिर 1906, 1907 कांग्रेस की स्थापना मतलब कि विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। यहीं से फूट डालो राज करो की नीति आपको होती हुई प्रतीत होगी कि मुस्लिमों को मुस्लिम लीग की स्थापना करके उनको सेपरेट निर्वाचन के अधिकार दे दिए जाएंगे। वो अलग से उनके प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, वही लोग उनको वोट करेंगे और उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम ही खड़े होंगे। फिर मार्टेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आएगा, मार्लेमेंटो सुधार आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जी की एंट्री होगी। 1917 आप पढ़ोगे, 1918 आप पढ़ोगे, 1919 में आप पढ़ोगे और 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन के बारे में हम जानेंगे। चैम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसको देखेंगे, मार्टेंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। साथ ही साथ हम देखेंगे पंचायत आवाज गोलमेज सम्मेलन जो आपके हुए, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 की थी, महात्मा गांधी जी का कांग्रेस से दूर चला जाना, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने हरिजन समाज की स्थापना करी, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके मूलभूत बिंदु क्या थे, उसके गर्त में बिंदु क्या थे, उसको भी जानेंगे। यहां तक नहीं, हम 1929 और 28 में 28 और 29 में जो ही आर्थिक मंदी थी वैश्विक स्तर पर, उसने कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे आप देखोगे मूव ऑन किया। इन सब के अलावा हरिपुर और त्रिपुरा अधिवेशन पर आपसे चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, जानेंगे डिटेल्स में कंप्लीटली कि अगस्त प्रस्ताव क्या था। और इन सब के अलावा आपका 1942 में क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, शिमला सम्मेलन क्या था, बेबल योजना क्या थी, इन सभी को डिटेल्स में जानेंगे। और वर्ष 1947 में 15 और 14 अगस्त को कैसे भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली और फिर उसके बाद की क्या क्या संरचनाएं रही और यूपीएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उन सभी को डिटेल्स में कंप्लीटली हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक एक बिंदु को पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। देखिए सबसे पहले बिंदु उठता है आपका 1884 में सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था मतलब कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जाती है। 1884 में ए.ओ. जो ह्यूम था उसने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। क्या किया था इसने? इंडियन यूनियन नेशनल की स्थापना करी, मतलब कि IUN की स्थापना करी। IUN की स्थापना इसने करी थी। यही आगे चलकर इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में वहां पर हैजा फैल जाने की वजह से उसी वर्ष यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। प्लेग की बीमारियां, हैजे की बीमारियां और प्लेग की बीमारियां और हैजे की बीमारियां अगर आप देखोगे, अंग्रेज इससे इतना दूर रहते थे और ये बड़ी डेंजरस आप देखोगे बीमारी हुआ करती थी उसमें, और एक कॉमन हो गई थी भारत में हैजा और प्लेग।
उसका रीजन था क्योंकि यहां पर लोगों में जो इम्यून सिस्टम था बहुत कम कर दिया गया था, विभिन्न प्रकार के कानून थोप दिए गए थे। ऐसी चरम परिस्थितियों में रहने के लिए इनको बाध्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जो सुख सुविधाएं थी उनसे वंचित कर दिया गया था भारतीयों। तो इसलिए ये हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां आपको उस समय कॉमन बीमारियां देखने के लिए मिलेंगी। सम्मेलन में सर्वप्रथम आप देखोगे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। कांग्रेस के गठन किया गया और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर आगे प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशन होने थे और जगह जगह देश के अंतर्गत जाकर के लोगों की समस्याओं को जानना था और उन समस्याओं को जानने के पश्चात आगे जाकर के ये समस्याओं को वहां पर सोल्व भी किया जाता था। इन सब के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण, क्योंकि इस कांग्रेस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक आपको मिलेगा इसका प्रथम चरण जो खासतौर पर देखने के लिए आपको मिलता है 1885 से 1905 तक का। इसी का आता है द्वितीय चरण, और ये जो सेकंड चरण है, सेकंड टाइम पीरियड है, ये आपको मिलता है 1905 के बाद का चरण। 1905 के बाद का चरण जो प्रथम चरण था, इसी चरण को आप कहोगे नरम दल। इसी को ही आप कहते हैं नरम दल। और जो द्वितीय चरण आपको मिलता है इसको बोलते हैं गरम दल। यह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जो नरम दल के व्यक्ति थे ये क्या करेंगे? ये पेशे से वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, जमींदार थे, शाहूकार थे, ये समृद्ध थे, ये रजवाड़ों से फले फूले थे, ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बड़े सक्षम व्यक्ति थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो 1885 से 1905 तक इन्होंने काम चलाया था लेटर लिख करके। कोई भी समस्या होती थी तो ये लेटर लिख के दे दिया करते थे। पढ़े लिखे लोग थे तो क्या लेटर ही ज्यादा लिखेंगे कि ठीक है भाई लिख करके देते हैं, एप्लीकेशन है, पूरी फॉर्मेट, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और देखेंगे। लेकिन फल कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। गरम दल के लोग थे, वो गुस्से बहुत ज्यादा थे। उसमें लाल बाल पाल आप पढ़ते हैं, उसमें लाल बाल पाल आप पढ़ते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, आप पढ़ते हैं कि नहीं, लाल बाल पाल। तो ये खासतौर पर लिखने में नहीं बल्कि अपने अधिकारों में विश्वास रखते थे। यही वो व्यक्ति थे जो खासतौर पर कांग्रेस को और ज्यादा उन्नति और तरक्की पहुंचाने का प्रयास तो किया ही किया, भारत को आजाद की राह की तरफ, स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्रता की तरफ भी लाने का प्रयास किया, स्वदेशीकरण की तरफ लाने का प्रयास किया। अन्यथा नरम दल के जो नेता थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, समस्या नहीं थी। वो ठीक ठाक फल फूल रहे थे, ठीक ठाक उनके वेतन थे, हर एक चीज थी। क्योंकि वो सत्ता में, अंग्रेजों के बाद अगर भारत में कोई शक्तिशाली था तो ये नरम दल के कार्यकर्ता थे और गरम दल के लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे। बिपिन चंद्र पाल आपने नाम तो सुना ही। दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। व्योमेश चंद्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब नरम दल के नेता है। पढ़े लिखे विद्वान, अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, विभिन्न पदों पर ये आसीन है।
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्षम ये व्यक्ति हैं। अगर खड़े हो जाए तो लाइन लग जाए, लोग इनकी बात पर अटल हो जाए। लेकिन ये नरम थे, ये लोगों का शोषण अपने तरीके से करना चाहते थे, न अंग्रेजों की तरीके से नहीं, लेकिन चाहते थे ये भी अपनी सत्ता को स्थापित करना, वहां पर इनका मूलभूत उद्देश्य था। तो कांग्रेस का जब आप प्रथम चरण देखते हो तो इसको नरम दल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसी को नरम दल के नाम से जाना जाता है। कई ऐसे कानून इसमें बनाए जाएंगे। वर्ष 1892 में कानून बनाया जाएगा और भारतीयों को विधान परिषद में नंबर ऑफ मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और खास तौर पर उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं होगा। बजट पर प्रथम बार बहस करने के राइट्स इनको मिलेंगे कि जो सरकार बजट पेश करती है, प्रस्तुत करती है, उस बजट में पैसा आता कहां से है, पैसा जाता कहां पर है, आय कितनी है और खर्च कितना है, पूरा लेखे जोखे पर वो बात चर्चा परिचर्चा कर सकते थे। मतलब कि इनका वर्चस्व ठीक ठीक आपको उस समय देखने के लिए मिलेगा। आइए जरा देखते हैं इन सभी के बारे में। कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों का नेतृत्व उदारवादी नेताओं द्वारा किया गया था और इसलिए इस काल को उदारवादी काल कहा जाता है। लिबरल जैसे मैं, आप आते हैं कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते हैं, आपका कोई डाउट होता है मैं उसका तुरंत रिप्लाई देता हूं। आपके साथ में कठोरता बर्ताव मेरा नहीं होगा। गुरु और शिष्य का, छात्र और शिक्षक का वो बिहेवियर भाई बहन की तरह देखने के लिए आपको। तो लिबरल मतलब कि आप उन समस्याओं पर काम तो कर रहे हैं लेकिन लिख करके काम आप कर रहे हैं। अगर समस्या है तो उसको जान तो रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन लिख करके आप उस पर ले। उदार हो जाना, ठीक है भाई, ये अगर समाज के अंदर समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर समाज में सती प्रथा है तो उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम लिख करके उसको बताएंगे कि देखो सती प्रथा ये ऐसी होती है, इसके नकारात्मक बिंदु सकारात्मक बिंदु ये है। क्या इसको समाज में से समाप्त किया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर एक उपस्थित जीव और जीवन जीते हुए प्राणी की क्या है? हत्या होती है और हमें किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। लेकिन समाज के कुछ प्रतिमान हैं, ये समाज के कुछ अपने नियम कानून हैं, इनके तहत इसको सती देवी की संज्ञा दी जाती है और समाज में क्या है? एक नंबर ऑफ बैलेंस भी क्या है? बना रहता है। उसके कई सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु थे, उसे सती प्रथा व्यवस्था के नाम से कहा गया। मतलब कि जो नकारात्मक बिंदु है समाज के अंदर, उन नकारात्मक समाज के बिंदुओं को खत्म किया जाना चाहिए और जो सकारात्मक बिंदु है, नई सोच है, इनोवेशन है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये लिबरलिज्म है। अगर आप अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देते हैं, एक होता है अंतः जातीय विवाह, एक होता है अंतर जातीय विवाह। अंतः जातीय विवाह उसी विवाह, उसी जाति में जिसमें आप जन्म लिए हैं उसी में विवाह करना अंतः जातीय विवाह होता है। अंतर जातीय विवाह होता है एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना। अगर आप एक जाति से दूसरी जाति में विवाह भी कर रहे हैं, उस वर्ग के साथ के लोगों के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपके यार दोस्त हैं, आपके उनके साथ संबंध है, क्लियर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो आप वहां पर लिबरल हो चुके हैं। अगर आप रूढ़िवादी हैं, अच्छा ये हरा कलर है इसको नहीं लेंगे, ये तो एक पार्टिकुलर धर्म का है, हाँ ये लाल बढ़िया है, भगवा है, ये ठीक है, ठीक है, ये क्रॉस का निशान है, ओके इसको नहीं, ओम बैन, तो ये सब नहीं, आप लिबरल हैं। और एक आईएएस अधिकारी को लिबरल होना ही चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा बीजेपी की सरकार है ऐसे, जी सर, कांग्रेस की सरकार है, जी सर, एक तरीके से, इस तरीके से होना चाहिए। क्लियर? चलो, अगर हम देखें इस समय प्रमुख जो नेता हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, दानिश वाचा, व्योमेश चंद्र चटर्जी बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रास बिहारी बोस और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे? लिखे पढ़े व्यक्ति थे। दादा भाई नेहरू जी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब धन के बहिर्गमन का सिद्धांत,
आर्थिक रूप से किस तरीके से अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे, उसके बारे में अगर किसी ने उजागर करने का प्रयास किया तो उसमें दादा भाई नेहरू भी। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। इनकी जो मांगे हुआ करती थी, ये केवल लेटर लिखते थे और भेज देते थे। इनकी मांगों की बात कर लें तो विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, सिविल सर्विस परीक्षा की न्यूनतम आयु में वृद्धि की जाए। पहले क्या था, 18 वर्ष था, उसको 21 वर्ष किया जाए। परीक्षा का भारत और इंग्लैंड में आप देखोगे आयोजन होना चाहिए। पहले परीक्षा केवल और केवल इंग्लैंड में होती थी, इन्होंने कहा भारत में भी होनी चाहिए, भारत में भी होनी चाहिए। वायसराय मतलब कि और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का अधिकार क्या हो, अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यकारी परिषद है, जो वायसराय होता है, आज का वायसराय अगर हम देखिए सर कैसे पता चलेगा, देखो संविधान का एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 74, पढ़ते हैं कि नहीं, 74 आर्टिकल, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए एक मंत्री परिषद होगी। वो क्या करेगी, वो राष्ट्रपति को गाइड करेगी और राष्ट्रपति उसके थ्रू आप देखोगे कृत्य करेंगे, काम करने का प्रयास करेंगे। कहा गया कि नहीं। तो यही जो कार्यकारी थी, ये जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, यही आगे चल के मंत्री परिषद बनी। और ये जो आपका वायसराय था, ये आगे चल के जो गवर्नर थे, ये वायसराय आगे चल के देश का राष्ट्रपति बने। क्लियर हुआ। तो उस तरीके से ये हुआ करती थी। तो भारतीयों को इसमें रखा जाए और भारतीय क्या है इसमें सुझाव देंगे। नरम दल की अगर हम देखें कार्य प्रणाली क्या थी, तो इसकी कार्य प्रणाली में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के पक्ष में, किंतु भारत के अनुरूप सुधारों के साथ। इन्होंने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन रहे, क्योंकि शोषण इनका नहीं हो रहा था, शोषण तो इनसे नीचे वाली जाति का हो रहा था। जैसे वन फॉर एग्जाम्पल, भारत के अंदर ये आप देखोगे वर्ण व्यवस्था आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी है, जिसको बोलते हैं बकवास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र, होता है कि नहीं, इसको बोलते हैं बकवास। अब ये जो ब्राह्मण है और ये जो क्षत्रिय है, ये तो मोजा ही मोजा, लेकिन नीचे के ये जो दो हैं, वैश्य की भी थोड़ी सी स्थिति ठीक थी, लेकिन ये सबसे नीचे का जो है, इसकी तो स्थिति क्या है, बड़ी बदतर है। वैसे ही जो नरम दल के लोग थे उनकी स्थिति अच्छी थी, गरम दल के लोग थे उनसे थोड़ी सी खराब उनकी स्थिति थी, लेकिन जो आम नागरिक था, किसान था, यहाँ का मजदूर वर्ग था, उसकी स्थिति आप जरा समझ लें। प्लेग उसी में होता था, हैजा उसी को होता था, शुद्ध पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, पढ़ने के लिए स्कूल, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय उसके पास नहीं था, चिकित्सालय उसके पास नहीं था, नौकरी उसके पास नहीं थी, वो केवल खेत में ही बंजर भूमि की तरह उसको रखा गया था। तो इन्होंने कहा कि हम तो भारत में ब्रिटेन की सत्ता को चाहते हैं, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, भारत के अनुरूप होनी चाहिए, उसमें थोड़े सुधार होने चाहिए, ये कहा। दूसरे में कहते हैं कि पश्चात्य शिक्षा का समर्थन और क्रमिक सुधारों में विश्वास किया जाना चाहिए। जो पश्चात्य शिक्षा रही है, सांस्कृतिक तो रहेगी, आर्ट एंड कल्चर तो रहेगी, भारत की शिक्षा भी इसमें रखी गई थी, लेकिन पश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दे, यूरोपियन शिक्षा को बढ़ावा दे। रीजन इन दैट कि वो जो शिक्षा थी वो तार्किक थी, वो इनोवेटिव थी, उसमें सुधार के बिंदु ज्यादा थे, उसमें समानता के बिंदु ज्यादा थे। जबकि भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो शिक्षा थी उसमें एक हायरार्की के थ्रू सारी चीजें हो रही थी, उसमें एक वर्गीकरण के थ्रू सारी चीजें हो रही थी, वहां पर समानता नहीं दिखती थी। लंबे समय तक महिलाओं को एजुकेशन से वंचित रखा गया, लंबे समय तक शूद्रों को वंचित रखा गया, उनको पठन पाठन का, संस्कृत पढ़ने का और बोलने का अधिकार स्पेशली पार्टिकुलर एक वर्ग को था। प्रार्थना पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाया करते थे और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग में क्या करते थे, ये विश्वास रखते थे। तो इनका चैश भी चलता था कभी कभी, चैस है ना। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने स्पष्ट दो दलों, नरम दल और गरम दल में क्या था, विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल विभाजन मुख्य आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकारी पर आधारित था। ये जो इनमें विभाजन हुआ था, देखो चीजें चल रही थी 1905 तक, तो चीजें चली। 1906 में कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी, इसका अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, और यहीं से चीजें ज्यादा गर्माहट हो गई थी। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी इन्होंने,
और यहां पर अध्यक्षता को लेकर के मुद्दे छिड़ने लगे थे। क्लियर? तो यहां पे जो अध्यक्षता करी थी वो दादा भाई नेहरू जी आए लाठी लेकर के, उन्होंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में, इसको सुलझा दिया। इसका समाधान दादा भाई नेहरू जी ने कर दिया। परंतु 1907 में यह समाधान नहीं हो सका। 1907 में आखिरी मुद्दे पर आकर के नरम दल और गरम दल में क्या था, विभाजन हो गया। ये जो आप नरम दल पढ़ते हैं ये एक आइडिया है, एक थॉट प्रोसेस वाले व्यक्ति हैं कि ये नरम है। गरम दल एक थॉट प्रोसेस है, ये गरम है। अगर आप उससे कुछ कहोगे तो ये एक्टिव मोड में आ जाते हैं। क्लियर? तो ये आंदोलन के कारण क्या था, विभाजन इसमें हो गया। अब हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय चरण, और द्वितीय चरण में जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका गरम दल, और ये गरम दल आपको देखने के लिए मिलता है 1906 से 1919 के मध्य। अब जरा समझना, ये जो आपका गरम दल होगा इसकी आइडियल देखो जरा, क्योंकि यहीं से ये जो मैं आपको लिख करके बता देता हूं ना, ये थीम होती है। इस पॉइंट को अगर आप याद कर लोगे तो आप कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लेते हो। अब इनका जो उद्देश्य होगा, ये जो गरम दल के लोग होंगे ये क्या करेंगे, ये पत्र वगैरह नहीं लिखेंगे, ये लिपि वगैरह नहीं लिखेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये आंदोलन पे विश्वास करते हैं लोग। ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। ये लोग स्वदेशीकरण की बात करेंगे, स्वदेशीकरण, ये कहेंगे कि स्वदेशीकरण होना चाहिए। ये भारतीय, आप देखोगे संस्कृति, शिक्षा, कानून, ये परंपरावादी लोग हैं। ये परंपरागत जीवन जीना चाहते, ये कहते हैं कि हमें स्वराज चाहिए, ये स्वराज मांगेंगे, बोलेंगे कि हमारा देश है तो हम ही क्या करेंगे, शासन करेंगे, और जितने भी कानून हैं उनके प्रति क्या करेंगे, ये विद्रोह करेंगे। इन्हीं व्यक्तियों पर लगता है सेडिशन, इन्हीं पर लगता है देशद्रोह, इन्हीं को कहा जाता है आतंकवादी लोग थे। ठीक है, तो इनका मूलभूत उद्देश्य ये रहेगा। 1905 में आपको पहली बार भारत में ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी जब बंगाल का विभाजन होता है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 1906 से 1919 की तरफ। इसमें जो प्रमुख नेता आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो गरम दल के खासतौर पर नेता थे, उसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये खासतौर पर प्रमुख और मुख्य नेताओं में इनको जाना जाता है। अब ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आए तो यहीं से थे। इनकी मांगे खासतौर पर जो देखने के लिए आपको मिलती हैं, क्योंकि गरम दल की जो प्रमुख जो मांगे हुआ करती थी, जैसे स्वराज, स्वराज का मतलब होता है हमारा राज, हम पर हमारा राज, हम पर हमारा राज ही क्या होगा, स्वराज होगा। हम अपने अनुकूल अपने लिए कानून बनाएंगे। लोकमान्य तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कई बार पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो किसने कहा था, ये तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने कहा था। गरम दल के नेता चाहते थे कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कर दें और भारत के भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे, आपसे नहीं करवाएंगे, हम स्वयं करेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, यहां के मूल निवासी हैं। इन सब के अलावा गरम दल की कार्यप्रणाली की बात कर ले, जो कार्य प्रणाली इनकी रहेगी, क्या करेंगे, ये खासतौर पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पक्षधर थे। ये कहेंगे कि ब्रिटेन का शासन यहां से क्या हो, पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी ये विश्वास करते हैं कि हम जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको लेकर के आएंगे। तीव्रगामी सुधारों में ये आस्था रखते हैं कि सुधार होने चाहिए समाज में। स्वदेशी, बहिष्कार, आंदोलन जैसे साधनों में ये विश्वास करते हैं। ये बहिष्कार करते हैं, सर बहिष्कार कैसे, ये बहिष्कार करेंगे विदेशी कपड़ों का, ये बहिष्कार करेंगे जो शराब हुआ करती थी उसकी दुकानों के आगे, ठीक है, उसका ये बहिष्कार करते थे। इनके कानूनों का, जो कानून थे ब्रिटेन के, उनके कानूनों का ये बहिष्कार करते थे। इनकी सोच का, किसका, इनकी सोच का, जो ब्रिटेन की सोच थी उसका, तो लगभग शिक्षा का हो, सभी का ये बहिष्कार करते थे। और बहिष्कार करना गलत तो कदापि नहीं था। निष्कर्ष के तौर पर आप इसमें क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दोनों ही, मतलब कि गरम दल और नरम दल, गरम दल
और नरम दल दोनों ही भारतीय पक्षधर थे। एक का क्या उद्देश्य था, चीजों को लिख करके चीजों को खासतौर पर उदारवादी दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सके। गरम दल कहता है कि नहीं, आंदोलन से स्वराज से दोनों की मांगे कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती हैं। चाह तो रहे थे कि भारत क्या होना चाहिए, एक स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र के रूप में जाना जाना चाहिए। तो निष्कर्ष के तौर पे आप इसमें पॉजिटिव की चीजें लिख करके आप इसको क्या कर देंगे, निष्कर्ष दे देंगे। गरम और नरम दल की मुख्य बातों पर बल दे करके आप लिख सकते हैं। वर्तमान से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो निष्कर्ष में आप लिखोगे, यद्यपि दोनों दलों की कार्य प्रणाली एक नीतियों में अंतर था, परंतु दोनों ही उच्च कोटि के देशभक्त थे, जिनका अंतिम उद्देश्य भारतीयों को अधिकतम हितों को सुनिश्चित कराना था। यहां तक कि दोनों दलों द्वारा समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली मांगों का चयन किया गया था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति उसी तरह की थी और उन्हीं को ही बढ़ावा देने का प्रयास भी हो रहा था। उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभिक चरण था और अतः इस समय ब्रिटिश सरकार का खुलकर के विरोध करना, बड़ी मांगे करना संभव भी नहीं था। उदारवादी समय मतलब कि जब अब देखो उस समय 1885 में आप बात कर रहे हैं, तो उस समय ये सब संभव भी नहीं था कि खुलकर के विरोध कर सकें, है ना। इतने हम सक्षम भी नहीं थे, संगठित भी नहीं थे। किंतु जब सरकार ने उदारवादियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उग्रवादियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन का एक नया आयाम प्रदान कर दिया और आगे चल के यही राष्ट्रवादी आंदोलन आपके देश को आजादी दिलवाता है। फिर आता है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना हो गई है, कांग्रेस का विभाजन हो गया है, दो दल यहां पर आ गए हैं, नरम दल और गरम दल, और इसीलिए इसको सुधार करने का प्रयास करेगा अब कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। अब जरा समझना, ब्रिटेन ने क्या किया था, इससे पहले 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी, जो आपको दिखाई पड़ता है क्या, फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति। और आज भी यही हो रहा है देश के अंदर। एक पार्टिकुलर धर्म, एक पार्टिकुलर रिलीजन, उसको टारगेट किया जा रहा है। क्लियर। अभी आपने वो क्राइम रिपोर्ट जब देखी होगी तो उसमें चौंकाने वाले तथ्य आपको आए होंगे। महिलाओं को और SC ST और आदिवासियों पर जो अत्याचार हैं, जो शोषण है, वो लगातार बढ़ रहा है देश के अंदर, है ना। बुलडोजर राज बहुत खतरनाक है ये। आप देखना, ये जो बीज भारत के अंदर बो रहे हैं, आने वाले 5-10 साल के बाद आप पाओगे, जब ये सरकार हटेगी, दूसरी सरकार आएगी सत्ता में, तब देखना आपको क्या भयावह स्थिति आपको प्रकट होगी। और इन 5 साल में 2028-30 तक ही देखते रहना, आप बहुत चीजें परिवर्तित हो जाएंगी और बहुत यहां पर जनसैलाब की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो यहां पर पहली बार वायसराय की परिषद में कार्यकारिणी में क्या था, किसी भारतीय को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया, किसमें, मार्ले मिंटो सुधार में। भारत सचिव की आप देखोगे परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत भी कर दी गई थी, क्योंकि एक संप्रदाय के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाएगा। इन सब के अलावा 1919 का भारत शासन अधिनियम मार्टेन्यू, जिसको चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, वेरी मोस्ट है ये, ठीक है। इसको मेरी तरफ से 5 स्टार आप दे सकते हैं। इसके माध्यम से होगा कि शिक्षा, संपत्ति और कर देने के आधार पर लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। किसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और कर के आधार पर। अगर आपके पास प्रॉपर्टी अधिक है, आप शिक्षित हैं, अगर आप टैक्स पे कर सकते हैं, तो आपको वोट मिलेगा। अब मुझे बताओ, जो किसान है वो कहां जाएगा, माफ कीजिएगा, जो किसान है वो वोट देगा कि नहीं देगा, जो मजदूर है ये वोट देगा कि नहीं देगा, जो महिलाएं हैं वो वोट देंगी कि नहीं देंगी, है ना। उनका क्या होगा, जो जनजातियां हैं क्या ये वोट देंगी कि नहीं देंगी। मुद्दे तो ये भी, क्योंकि ये तो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, इनके पास तो संपत्ति भी ऐसी नहीं है और ये शिक्षित भी नहीं है। इट्स क्लियर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों को आंशिक कम उत्तरदायी आप देखोगे सरकार की स्थापना की जाएगी और प्रांतीय विधानमंडलों में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को रखा जाएगा।
सर ये क्या है, इसको भी थोड़ा बता दे तो अच्छा होगा। कुछ विषय ऐसे होंगे जो आरक्षित होंगे, जो आरक्षित विषय होंगे वो गवर्नर जनरल के लिए दिए जाएंगे। उसमें विदेशी मामला होगा, उसमें आपका विदेशी मामलों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, पुलिस उसके अंतर्गत रखी जाएगी, राजस्व जो विभाग है वो उसके अंतर्गत रखा जाएगा। कुछ ऐसे विषय होंगे जो हस्तांतरित होंगे, जो वायसराय को दे दिए जाएंगे। गवर्नर जो होगा प्रांतों में, उनको प्रांतों को दे दिया जाएगा। प्रांत जैसे लोकल स्तर पर आप देखोगे जो सिंचाई सिस्टम है, एग्रीकल्चर खेती का मामला है उसको वो देखेगी, सड़क वगैरह का मामला है वहां पर तो उसको देखेगी। तो कई ऐसे सब्जेक्टों को आप देखोगे क्लेरिफिकेशन उनको दे दिया जाता है और उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसी के माध्यम से सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, अलंग भारतीयों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन भी दे दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा और राज्यों का बजट केंद्र से अलग हो जाएगा। और यह भी आपको ध्यान में रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन आपको देखने के लिए मिलेगा 1919 के भारत शासन अधिनियम से। क्लियर? चलो अब आ जाते हैं महात्मा गांधी। तो हमने अब तक क्या आपसे परिचर्चा करी, जो भी हमारी लगभग 1 सवा घंटे की जो भी क्लास हुई है, या 30 मिनट की जो भी हमारी क्लास हुई है, या 1 घंटे की जो भी 40-45 मिनट की क्लास हुई है, इसमें हमने आपसे परिचर्चा करी कि किस तरीके से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1919 तक चीजें क्या थी आपको अलग ही दिशा में देखने के लिए मिली। अब विषय आता है कांग्रेस का गांधीवादी चरण। कांग्रेस का जो गांधीवादी चरण वो स्टार्ट होता है आपका 1919 से 1947। एक वह व्यक्ति इस जमीन पर पैदा होता है 2 अक्टूबर 1869 और इन्हीं को कहते हैं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात में ये पैदा होते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। ये 5 बहन भाई थे, विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके आते हैं ब्रिटेन से। फिर ये उस बैरिस्टर की डिग्री पर क्या थे, नौकरी करने के लिए, वकालत करने के लिए भारत के एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते। साउथ अफ्रीका में इनके साथ जो भेदभाव हुआ, फर्स्ट क्लास का इनके पास टिकट था लेकिन अंग्रेजों ने इनको उतार दिया था। फिर उसके वहां पर जो अफ्रीका में कई चीजें इन्होंने देखी भारतीयों के साथ, जो भारतीय यहां से ले जाए गए थे, जो भारतीय ले जाए गए थे उनके साथ में जो भेदभाव हो रहा था। वहां पर हर एक व्यक्ति को जो भारतीय हुआ करता था उसको एक प्रमाण पत्र हुआ करता था, उसको पॉकेट में रखना होता था, उसको अपनी पॉकेट में रखना होता था। और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता था, विवाह नहीं कर सकता, संपत्ति नहीं एकत्रित कर सकता था। तो एक ऐसा कानून था, बड़ा भद्दा कानून था। उस कानून को महात्मा गांधी जी ने वहां पर जलाया, समाप्त किया। एक ब्रिटेन का इनका ही एक दोस्त था। तो भारत में महात्मा गांधी जी आते हैं 1993 में एक बार आए थे लेकिन पुनः चले गए थे। फिर उसके बाद में भारत में इनकी आवश्यकता हुई। भारतीय जो कांग्रेसी थे उनको यह महसूस होने लगा कि महात्मा गांधी जी को बुलाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो अफ्रीका में ब्रिटेन को चुनौती दे रहा है, इस राज को चुनौती दे रहा है, तो भारत का तो वो नागरिक है, तो भारत में क्या क्या नहीं कर सकता। कि वो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, वो केवल एक साधु है, क्योंकि भारत का कल्चर कुछ ऐसा ही है कि केवल वो क्या करते हैं, थोड़े से कपड़े डाल रखे हैं, एक धोती है उनके पास में और तो कुछ नहीं है, एक लाठी है, वो आंखों पे चश्मा है, बस चल देता है वो व्यक्ति, और जहां जाता है वहां वहां जन सैलाब आ जाता है। उसी को कहते हैं महात्मा गांधी। लोगों ने इसको उनको उपाधि दे दी थी महात्मा गांधी। महात्मा कहने लगे थे लोग, वो तो बाद में उन्होंने उपाधि दी, लेकिन पहले ही महात्मा कहने लगे थे कि एक अवतार है वो।
ब्रिटिश की शासन को हिला देते हैं और 1915 में भारत में वो आते हैं और साबरमती में एक आश्रम की स्थापना करते हैं, एक आश्रम बनाते, साबरमती आश्रम। 1916 में पहली बार महात्मा गांधी 1916 में पहली बार भारतीयों से अवगत होते हैं। वो पूरा भ्रमण करते हैं भारत देश का, जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में और 1916 में पहली बार ये लखनऊ में जो अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन में सामान्य जनता से ये मिलते हैं और इनकी अलग विशेष पहचान ये थी कि ये क्या पहनते थे, एक धोती पहनते थे। क्या भारतीय कल्चर थे, पढ़े लिखे विद्वान थे, बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त थी, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सिस्टम जानते थे और सामान्य नागरिक के हृदय से ये बहुत ज्यादा टच हो जाया करते थे। क्योंकि इनके पहले जो भी कांग्रेसी हुआ करते थे उस समय के, वो सब सूट बूट पहनते थे। जितने भी अध्यक्ष उसमें हुए थे, जितने भी सदस्य थे, वो सब सूट बूट, अंग्रेजों का पहनावा, भाषा अंग्रेजी, लेकिन ये जन सामान्य की भाषा बोलते थे। उनके जैसा कल्चर इनका होता था। मिनिमम कपड़ों को ये पहनते थे क्योंकि प्रकृति का केवल इतना ही दोहन और शोषण करना चाहिए जितना हमें पर्याप्त हो। कपड़े वस्त्र इतने ही ढकने चाहिए जितना पर्याप्त हो। तो इसलिए उनके पास क्या नहीं था। महात्मा गांधी चाहते तो अच्छे सूट बूट पहन करके बहुत अच्छी नौकरी वो करते, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में रह करके वहां के आप देखोगे गवर्नर भी बन जाते, लेकिन नहीं। 1917 में लखनऊ का अधिवेशन, 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। इस कोलकाता अधिवेशन, क्योंकि 1916 में ही आप देखोगे उनके साथ एक व्यक्ति मिला था चंपारण का, राज शुक्ल, उसने अवगत करवाया। महात्मा गांधी को यह चीज लगी कि शायद ऐसा है, 3 कठिया जो कानून थे उनसे। तो 1917 का जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता है, ये लखनऊ से सीधे चले जाते हैं कहां, बिहार, बिहार के चंपारण में। वहां जाते हैं, भ्रमण करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, केवल जाकर के बैठ जाते हैं बस। जैसे ही वो बैठे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर पता चला वहां के वायसराय को, कलकत्ता के, कि ये महात्मा गांधी हैं। इनको छोड़ा गया और इनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आप देखोगे 1918 में मजदूर मिल हड़ताल, वहां पर ये अड़ जाते हैं। ये सब महात्मा गांधी जी के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वहां पर वो मामला फंस जाता है। प्लेग की बीमारी थी, छुट्टी थी, मशीनें नहीं चल रही थी, मिल एकदम बंद था। वेतन भत्ते की बात हो रही थी कि 35% मिले या 50% मिले, तो इन्होंने मामला निपटाया चीजें वहां पर। फिर 1918 में ही खेड़ा में आप देखोगे आंदोलन हुआ। ये वो आंदोलन था जहां पर महात्मा गांधी जी के साथ एक ऐसा व्यक्ति, जिसको आगे चल के लौह पुरुष आप कहोगे, ऐसा स्तंभ जिन्हें भारत के अंदर यूपीएससी आईएएस के पद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसके लिए दुनिया भर की ऐसी अपॉर्चुनिटी खुली हुई थी। वो व्यक्ति की मुलाकात होती है जिनको पटेल के नाम से जाना जाता था। लेकिन आगे चल के 1928 में जब ये गुजरात में आंदोलन करते हैं किसानों को लेकर के, तो इनको वहां पर सरदार की उपाधि दे दी जाती। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्टैच्यू ऑफ यूनिट गुजरात में याद कर लीजिए। फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने जब ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, फिर आगे चल के असहयोग आंदोलन आपको मिलेगा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आपको मिलेगा। कहां से मोटिवेशन मिल रहा है? यहीं से महात्मा गांधी जी को मोटिवेशन मिला कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो इन्होंने काम किए, तो वहां से इनको यह मालूम हो गया कि हां, अब चीजें हो सकती हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से इन सबको समझते हैं और जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में। क्लियर? और थोड़ा डिटेल्स में हम क्या है, इन चीजों को जान लेते हैं। देखिए, 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा पुनः रिफ्रेश कर देता हूं। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में पुनः। क्लियर? चलो,
हाँ, गांधी जी के प्रारंभिक जो क्षेत्रीय आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेंगे उसमें आता है चंपारण आंदोलन, जिसपे मैंने अभी आपसे बात करी। ये 1917 में होता है और यहां पर क्या था, 3/20 भाग पर क्या था, आप देखोगे नील की खेती की जानी थी और यहाँ पर हत्या हो रही थी लोगों की, किसानों की। ठीक है, यहाँ का जमींदार जो हुआ करते थे ये अंग्रेज थे और इनसे खूब अधिक मात्रा में इनको लूट खसोट कर रहे थे। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल होती है, ये प्लेग की बीमारी आ गई थी, यहाँ पर प्लेग की बीमारी आ गई थी, तो यहाँ पर जो पेंशन थी वो 50% मिल रही थी, लेकिन मुद्दे को 35% पर ही क्या था, निपटा लिया गया। खेड़ा आंदोलन में फसल बर्बाद होने के चलते किसानों से कहा गया था कि भाई देखो, जिसको लगता है जो सक्षम है वो क्या कर देंगे, अपना टैक्स वगैरह क्या है दे देंगे, और जो नहीं है, जिसकी फसल बर्बाद हो गई है वो मत दो। लेकिन पटेल जी ने पहले ही कह दिया था कि सबको बोलना है एक ही भाषा की फसल बर्बाद हो गई है, कहां से अब टैक्स दें। तो ये 3 इनके एक्सपेरिमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है अंग्रेजों का रोलेट एक्ट। क्या आता है सर, रोलेट एक्ट। ये जो रोलेट एक्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा, ये होता है आपका 1919 में। अब इसके माध्यम से क्या क्या होगा सर, इसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सैकड़े रूप से भागीदारी और अवसर में गांधी जी को रोलेट एक्ट मिलता है। और 1919 में पारित इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को क्या थी, मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार करती थी और जेल में रख सकती थी। इसी को कहते हैं बिना दलील और बिना वकील का कानून, या एक शब्द में इसको काला कानून भी कह सकते हैं। काला कानून भी इसको कहा जाता है। ये वो काला कानून था कि शक के आधार पर किसी को भी क्या थी, सेडिशन लगा सकती थी और किसी को भी क्या थी, 4 दीवारी में कैद कर सकती थी, उसको दीवारों में डाल सकती थी, जेल में डाल सकती थी। तो महात्मा गांधी जी ने इसी को लेकर के किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और इतने में ही क्या था, लाहौरी जो आती है, एक त्योहार आता है सिखों में, उस समय का ही समय था। और उस समय जनरल डायर हुआ करता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये 1919 में आपको देखने के लिए मिलता है। हुआ क्या था, इस बाग में ये जो लोग थे ये बैठे हुए थे, मान लीजिए बाग है, इसमें लोग बैठ करके अपनी चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। पार्क था, मतलब कि एक ये सामूहिक जगह थी और छोटा सा एक रास्ता था यहां से निकलने का, एक ही रास्ता था और कहीं से, और चारों तरफ से 20-20 फीट ऊंची दीवारें हैं इसकी। तो यहीं से जनरल डायर आया था। इसको मालूम हुआ क्योंकि उस समय क्या था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहां पर सेडिशन लगा हुआ था, आपातकाल जैसी स्थिति थी, देशद्रोही कहा जा रहा था। ठीक है, तो वहां की स्थिति ऐसी देखने को मिली थी, मार्शल लॉ की स्थिति थी वहां पर। मार्शल लॉ था तो कोई भी व्यक्ति, 4 व्यक्ति सड़क पर शामिल नहीं हो सकते, कहीं पर बैठ करके पंचायत नहीं कर सकते थे। इसमें ना केवल पुरुष थे बल्कि छोटे बच्चे, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। तो वार्तालाप चल रहा था क्योंकि 10 से 11 अप्रैल को 2 व्यक्तियों को, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को क्या था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको छुड़वाने को लेकर के या इस पर ऐसी क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए भारतीयों को, वो लोग शामिल होकर के सामूहिक रूप से बात कर रहे थे, विद्रोह तो नहीं कर रहे थे। इतने में ही पता चलता है क्या, ये शांतिपूर्ण क्या थे, रोलेट एक्ट के विरोध का आंदोलन था। और इसको ही ध्यान में रखते हुए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने भरी भीड़ पर, भरी सभा में क्या थी, गोली चला दी और इसमें असंख्यक लोग मारे गए। लगभग कहा जाता है 1000 प्लस लोग इसमें मारे गए थे। ये बहुत बड़ी बर्बर हत्या थी, लोगों का कोई दोष नहीं था, शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन आप जाइए और लोगों पर जाकर के गोली चला दीजिए। ये ऐसा कांड था, ये ऐसी हत्या थी, इसने सबको सुन्न कर दिया, पूरे देश में शोक बनाया गया। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और देश में विद्रोह की स्थिति चरम स्तर पर गोशा आ चुका था। फिर कमेटी बनवाएगी, हंटर कमेटी बनवाएगी, उसमें भारतीय आप देखोगे सदस्य शामिल थे कि इसकी जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन चीजें बढ़ी। और जो जनरल डायर था, इसको यहां से भारत से अंग्रेजों ने बुला लिया, ब्रिटेन, और वहां पर इसको आप देखोगे तलवार से सम्मानित किया गया। इसकी जो सैलरी थी वो बढ़ा दी गई, मतलब इसका बहुत नाम वहां पर
बढ़ावा दिया गया। महात्मा गांधी जी नाराज हुए और आंदोलन इन्होंने पुनः वापस ले लिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया ताकि इसकी जांच और पड़ताल की जा सके। इसमें भारतीय लोग शामिल थे और ऐसे कई व्यक्ति थे। देखो, ये एक ऐसी बर्बर हत्या थी, सबसे बड़ी, चलो गोली तो चली, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह भी था, इसने भरी भीड़ पर गोली चलाई और कोई भी इसमें मदद नहीं की। प्रॉब्लम ये एक सबसे बड़ी थी, उनको उनके हालातों पर छोड़ दिया गया। किसी के गोली लगी है तो लग गई, अब वो व्यक्ति समझे, वो व्यक्ति जाने उसको क्या करना है। भाई गोली लग गई, तुम्हारी समस्या है। वो व्यक्ति तड़प रहा है। बहुत सारे व्यक्ति तो कुएं में कूद गए थे बचने के लिए, और पानी से भरा हुआ कुआं था, उसमें आप देखोगे 300-400 लोग ऐसे कूद गए और कुआं ही ठसपस हो गया। उसमें लोगों का दम घुट करके मृत्यु। आप जरा समझो, बच्चे उसमें कूद रहे हैं, महिलाएं उसमें कूद रही। तो ये ऐसी समस्या देखने के लिए आपको मिली थी। एक ऐसी हत्या, एक कांड था जो 13 अप्रैल को आता है। फिर उसके बाद आता है आपका खिलाफत आंदोलन। ये क्या है सर? खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था? जो आपका तुर्की है, क्या है तुर्की, तुर्की में क्या हुआ करते थे, जो मुस्लिम हैं इनके खलीफा हुआ करते थे। कौन थे? खलीफा। ये खलीफा का पद हुआ करता था और अंग्रेज क्या थे, इस खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे। इस खलीफा के पद को ही समाप्त करना चाहते थे। और जब खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे तो उसकी प्रतिक्रिया में ही क्या था, ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें भारतीय जो थे ये खास तौर पर सम्मिलित थे, भारतीय इसमें सम्मिलित थे। महात्मा गांधी जी को इसके अंतर्गत लिया गया और महात्मा गांधी जी से इसका नेतृत्व भी करवाया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी चाहते थे कि किसी भी तरीके से वो मुस्लिमों का क्या कर सके, प्रभुत्व को लेकर के उनको सामूहिक रूप से आगे चल करके वो जो आंदोलन करेंगे उसमें उनको खास तौर पर लिया जा सके, मतलब कि शामिल किया जा सके। क्लियर? तो प्रथम विश्व युद्ध में आप देखोगे तुर्की अंग्रेजों के विरुद्ध में जर्मन के साथ था, और किंतु भारतीय मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटेन ने झूठा आश्वासन दे दिया, वह तुर्की के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। किंतु युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और जो खलीफा का पद था, इनकी सत्ता को क्या था, अस्वीकार कर दिया। और इसी समय महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। उनका उद्देश्य यही था कि खलीफा से सीधा इधर की तरफ मूव कर दे, जितने ही आप देखोगे मुस्लिम हैं इनको भी इसमें शामिल कर लें, उनका यहां पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर लें, उनका यह था। लेकिन यह सफल नहीं हुआ। गांधी जी ने दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था, उसमें असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी और उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार का क्या है, असहयोग पहुंचाना। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के निकट चोरा चोरी एक कांड हुआ जिसमें गांधी जी को द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। हुआ क्या था सर? हुआ क्या था सर? 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड होता है। चोरा चोरी, ये क्या था सर? इस चोरा चोरी कांड में 22 पुलिसकर्मियों को, ये जो 22 पुलिसकर्मी थे इनको जिंदा जला दिया गया। पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, उस भीड़ ने आग लगा दी। अब ये बड़ा ही हिंसात्मक हो गया। महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमारी तरफ से कुछ ऐसा हो या ऐसा कोई पॉइंट मिले अंग्रेजों को कि उसका सहारा लेकर के वो उस चलती भीड़ को कुचल सके, वो गोली चला सके। महात्मा गांधी कदापि ये नहीं चाहते थे। लेकिन भीड़ ने, कुछ लोग तो होते हैं जोश जोश में होश खो बैठते हैं, और वही चीजें हुई। उन्होंने चोरा चोरी में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया और इसका सहारा लेकर के महात्मा गांधी जी ने तुरंत कही अब युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, ये जो आपका आंदोलन है आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये आंदोलन आगे हुआ तो अंग्रेज गोली चलाएंगे और मैं तो मारे ही जाऊंगा, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में ये लोग भी मारे जाएंगे। ये वह विद्रोह था, पहला ऐसा विद्रोह था जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे, महिलाएं, छोटे बच्चे तक इसमें शामिल थे, यूथ, युवा, सभी लोग इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हुए प्रतीत हो रहे थे। महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। फिर आता है उसके बाद में, क्योंकि कांग्रेस भी फिर कमजोर होती चली गई थी और महात्मा गांधी जी को इसी के तहत
जेल भी हो गई थी। जब जेल हुई तो उसके बाद में कांग्रेस में क्या था, अब फूट डल चुकी थी, पुनः होता है स्वराज दल। इसका गठन 1923 में होता है। अध्यक्ष थे इसके चित्रंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। उद्देश्य था ऐसे योग के बजाय केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जाकर के ब्रिटिश सरकार की कार्य प्रणाली में आलोचना करना। इनका उद्देश्य था कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और ब्रिटेन की जो परिषद है, विधान परिषद है, उस परिषद में जाकर के हम उनकी आलोचना करेंगे, हम उनकी आलोचना करेंगे और जो उनकी नीतियां हैं, ठीक है, जो इनके कानून हैं, इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ये इनका मूलभूत उद्देश्य। क्लियर। विट्ठल भाई पटेल थे, चित्रंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये इसमें थे जो स्वराज के रूप में इन्होंने जाना। महात्मा गांधी जी छोड़ करके आ जाते हैं और महात्मा गांधी जब छोड़ के आए तो उन्होंने पुनः आप देखोगे युद्ध शुरू कर दिया था। जो आंदोलन था इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन था आपका 1930 का। इसके बीच में साइमन कमीशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 1929 में आ चुका था कि 2 बार भारत आया था, इसको 30 में आना था लेकिन 1928-29 में आ चुका था। इसके पहले 1928 में क्योंकि ये 27 में आया था, फिर 29 में भी आया, 2 बार आया था। और देखो जो आपका साइमन कमीशन था 1927 में आता है भारत। इसका मूलभूत उद्देश्य यही था कि भारत में जाओ और देखो कि भारत खासतौर पर शासन के योग्य है या नहीं, यहां पर कानून बनाया जा सकता है कि नहीं। हम स्वराज मांग रहे थे तो इन्होंने कहा कि अभी स्वराज आपको नहीं मिलेगा। 1928 में इसमें सबके सब अंग्रेज थे, 7 सदस्य। सर साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गो बैक साइमन के नारे लगे। क्लियर। क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था और जो जानता नहीं मानता नहीं तो कैसे वो भारत के बारे में लिख सकता है कुछ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, उसमें कई सारी चीजें रखी, उसने कानून को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य से 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के माध्यम से नमक कानून का उल्लंघन कर इस आंदोलन की शुरुआत करी। ब्रिटिश सरकार की आप देखोगे नीतियों व कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया गया। 1930 में गांधी जी द्वारा वापिस ले लिया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम के माध्यम से भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना का आश्वासन दे दिया गया था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या था, इसको पुनः वापस ले लिया था। आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन इसी के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि जो इरविन के साथ में समझौता हुआ महात्मा गांधी जी के साथ, तभी तो यह आंदोलन समाप्त हुआ था। और उसी समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज, ये एक मेज है गोलमेज। अब यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, यहां बैठो, यहां पर सब बराबर होते हैं। ये सम्मेलन हुआ और इसी में महात्मा गांधी जी, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 गोलमेज सम्मेलन आप पढ़ते हैं। एक होता है 1930 का, एक होता है 1931 का और एक होता है 1932 का। कांग्रेस ने 1931 मतलब कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था और इसका परिणाम यह मिला कि आगे चल के 1932 में आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, पंचायत अवार्ड, संप्रदाय अवार्ड मिलेगा। और इसी के तहत रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसी के तहत भारत में क्या होगा, जो आपके अल्पसंख्यक थे उनके साथ साथ जो दलित थे, दरिद्र थे, जो शूद्र जिनको कहा जाता था, उनको भी अब प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दे दिया जाएगा। महात्मा गांधी यहां पर नाराज हो जाते हैं और उस समय यजुर्वेदा जेल के अंदर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। क्लियर। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इनको अधिकार मिलना चाहिए, वो उसके विपक्ष में थे, कह रहे थे नहीं, हम इनकी आत्मा को शांत करेंगे, हम लोगों की विचारधारा को परिवर्तित करेंगे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि ये हम ही सभी के लोग हैं, हम ही हैं, कोई और नहीं। इसीलिए आगे चल के महात्मा गांधी जी के द्वारा 1933 में क्या किया गया था, हरिजन समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर। चलो, तो वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है और लिखित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में क्या था, द्वैध शासन लगाया जाएगा और प्रांतों में द्विविधन आप देखोगे सदनीय विधायिका की स्थापना कर दी जाएगी। इन सबके पहले आता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव। यह आता है 1940 में, ठीक है। ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में यह आया गया था।
किसी नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये जो आया था अगस्त प्रस्ताव, इसमें कहा गया था, देखो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये आपका चल रहा था 1939 में। कहा गया था कि भारत को क्या है, आप देखोगे भारत को ब्रिटेन का डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा भारत। अब भारतीयों ने कहा भाई डोमिनियन स्टेट, हम तो स्वराज और अब तो पूर्ण स्वराज की बात करते हो और आप कह रहे हैं डोमिनियन स्टेट। कहे संविधान की सभा बनाओ, बोले वो सब होगा कब। इन्होंने कहा था इसमें 1940 में केवल दो ही बातें कही थी। एक तो क्या होगा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा युद्ध के बाद, सेकेंड युद्ध के बाद, और खासतौर पर संविधान सभा का निर्वाचन भी किया जाएगा, वो बनाई जाएगी, उसका भी गठन होगा कब, युद्ध के बाद। अब युद्ध हुआ है आपका 1939 में स्टार्ट, जाकर के खत्म हो रहा है कहां, 1945 में। कब हो रहा है, 1945 में। आप 40 में बात कर रहे हैं, तो कैसे आप बता सकते हैं युद्ध कितना लंबा चलेगा, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 6 साल, कितना चलेगा, आप बचोगे कि नहीं। तो इसका कड़ा विरोध हुआ था। तो उसके पहले आता है आपका क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन आता है, स्टेट पोर्ट क्रिप्स होते हैं उसमें, तो उसको भी क्या है आप देखोगे विरोध किया गया, मुस्लिम लीग ने भी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ होता है। उद्देश्य होता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। गांधी जी द्वारा करो या मरो का इसमें नारा दिया गया, और मुस्लिम लीग के असहयोग और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश सरकार के दमन पे सफलतापूर्वक ये आंदोलन को क्या है, समाप्त करना। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आता है, क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में। इसमें भी यही था, डोमिनियन स्टेट, और युद्ध के बाद में सारी चीजें होंगी, संविधान सभा की स्थापना होगी, गठन होगा उसका युद्ध के बाद। तो इसका भी क्या है, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने खारिज कर दिया, इसका विरोध किया। फिर आता है कैबिनेट मिशन, जो कि आता है आपका 1946 में। 1946 में 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार की रूपरेखा निर्मित करना और केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना, स्थायी नहीं अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। इसका मूलभूत उद्देश्य यही था, और फिर आगे गठन भी हुआ। उसके पश्चात एटली की घोषणा हो जाती है 1947 को लेकर कि हम भारत को आजाद अब करके ही मानेंगे। एक्चुअली था क्या, देखो 1945 में युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक है, युद्ध हो जाता है समाप्त। इसी समय क्या था, चुनाव था ब्रिटेन में। अब वो पार्टी क्या थी, जो चुनाव लड़ रही थी वही पार्टी भारत में शोषण कर रही थी। तो दूसरी जो विपक्ष पार्टी थी उसने एजेंडा बना लिया था कि ये जो शासन है ना, जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, एटली और पंचम, उस समय लॉर्ड पंचम हुआ करते थे, ये जो व्यक्ति है ना, ये जिस तरीके से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं वैसे ही आपका शोषण करेंगे। तो इसलिए इनको यहां से क्या था, अब अंग्रेज भागना चाहते थे वास्तविक रूप से भारत से, लेकिन भागे कैसे, छोड़े किसके बलबूत पर, ये एक समस्या थी। तो इसलिए जल्दी जल्दी ये चीजें कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन, आप देखोगे भारत में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा कर दी कि 3 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद कर देगी, 3 जून 1948 तक। तो देखो सांप्रदायिक दंगे थे भारत में, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, और अंतरराष्ट्रीय दबाव बन रहा था, क्लियर, कि भाई भारत को आजाद करो। आइए अब जान लेते हैं आपसे कि माउंटबेटन योजना और भारत के विभाजन की योजना क्या रही है। माउंटबेटन ने भारत में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, और जिससे कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया गया था। अब ये जो अधिनियम पारित कर दिया गया था, इसको जरा आइए देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1947 के नाम से इसी को जाना जाता है। भारत को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 आप देखोगे संप्रभु राज्यों का गठन कर दिया गया। देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने के साथ स्वतंत्र रहने का तीसरा विकल्प भी दे दिया गया, और दोनों देशों की संविधान सभाओं के अपने अपने देश का संविधान निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया। आगे चल के दोनों ही आप देखोगे 14 अगस्त और 15 अगस्त, 14 अगस्त को PAK पाकिस्तान और IND इंडिया, दोनों में आप देखोगे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। ये थी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी हो जाती है कंप्लीट। क्लियर? अब आप कमेंट्स में बताइए, अब आपको कमेंट्स में बताना है, 1 सेकेंड रुको, पहले इसको साफ करके लिखते। अब आपको कमेंट्स में बताना है ठीक है, अब आपको कमेंट्स में बताना है कि अब सब्जेक्ट कौन सा लें। क्या हम ज्योग्राफी लें, क्या हम इकोनॉमी लें, क्या हम बायोलॉजी मतलब कि साइंस एंड टेक लें, क्या हम आपके साथ इकोलॉजी इन्वायरमेंट लें। बताइएगा कमेंट्स में आप कौन से आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर हम हिस्ट्री लें और हिस्ट्री में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री लें या आपकी मेडिवल हिस्ट्री लें। बस आपको कमेंट्स में बता देना है। क्लियर? तो चलिए, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज के लिए सेशन इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं आपसे फिर किसी टॉपिक पे आप सभी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और फीडबैक आवश्यक रूप से करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।